फोकस इंडिया और आज हमारा साइंस की क्लास का है डे 4। इसमें हम अपना चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। हम एक नया कोर्स भी लेके आए हैं जिसमें हम यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस के लिए फ्री क्लासेस देंगे जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप चाहो तो उस क्लासेस को भी देख सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बताना चाह रही थी, अगर आप उस क्लासेस को स्टार्ट करोगे तो हर किसी का बेसिक चीज़ एक एनसीईआरटी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल नए हो तो आपको उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी और मैंने आर्ट्स किया है अगर, तो मुझे साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मुझे उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि हम ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। हम 10th क्लास तक हमने सारी सब्जेक्ट पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में हम चीज़ें भूलने लगते हैं। लेकिन कई बार तो लोग ग्रेजुएशन से भी बहुत टाइम गैप लेके इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए मस्ट है कि आप जिस सब्जेक्ट में लो फील कर रहे हो तो उसका एनसीईआरटी पे एक बार गो थ्रू हो लो। एनसीईआरटी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगर आप एक 2-3 सब्जेक्ट को लेके भी अगर 1 महीना देते हो एनसीईआरटी पे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप उस सब्जेक्ट्स को आगे समझ पाओगे। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, आप सिर्फ बेसिक ही बेसिक करे जाओगे। स्टार्टिंग की 6-7 क्लास की एनसीईआरटीज ऐसी होती हैं कि हाँ आपका बेस तैयार कर रही है और शायद उनमें से क्वेश्चन ना आए, लेकिन हाँ आपके आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनका नींव वही रहेगी 6-7 क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है। तो उसी क्रम में मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस कोर्स के क्रम में कि आप चाहो तो इस एनसीईआरटी से गो थ्रू हो सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सारी एनसीईआरटी से जाना एक बार मस्ट है। आपके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहो वैसा जा सकते हो। देखो आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो, इंस्टीट्यूट में भी अगर आप होते हो तो आप एक 21 साल से ऊपर के बच्चे हो कि स्टूडेंट हो कि आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता कि हाँ आप ये करो। आप 17-18 साल के तो नहीं हो ना कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप ये ही पढ़ो और ऐसा ही करो। लेकिन हाँ अगर आप थोड़े से नॉलेजेबल पर्सन हो, आप मान के चल रहे हो, तो वो आप ऑनलाइन स्टडी भी अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी सही नहीं है तो आप तो किसी कोचिंग में भी आपको डाल दो तो वहाँ भी सही से नहीं करोगे, आप क्लासेस ही लेने नहीं जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से जाना एक अच्छा रास्ता है कि आप हर चीज़ का बेस तैयार कर लेते हो और फिर आप जाते हो तो आगे अपनी बुक्स पर, स्टैंडर्ड बुक्स पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो आपको समझने में एक समझ विकसित कर देती है एनसीईआरटी की हर चीज़ के लिए। ठीक है। तो हम इसीलिए साइंस की एनसीईआरटी भी स्टार्ट इसलिए चल रही है। साइंस की एनसीईआरटी हम कोशिश करेंगे कि विद इन 15 डेज़ कंप्लीट कर, 10 डेज़ 15 डेज़ जो भी लगता है हम कंप्लीट कर दें। और इसके बाद उस कोर्स की हमारी सबसे पहली पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कल से अपलोड होंगी। उनका टाइम शाम को 7 बजे रहेगा। शाम को 7 बजे आपको डेली क्लासेस मिल जाया करेंगी। अभी के लिए हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी जिसकी एनसीईआरटी नहीं भी है उसको समझ में आए। पर एक बार टीचर का ये कहना होता है कि मैं ऐसा करूँगी या करूँगा कि मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है, आप खुद भी समझदार हो, किसी बहकावे में ना आए। एनसीईआरटी को एक बार साथ साथ पढ़ते भी चलें। ये मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा पढ़ाऊँगी और वो आपकी कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ोगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपके मार्क्स अच्छे हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए। उसी को हम सेल्फ स्टडी भी कहते हैं कि आप टीचर से भी पढ़ रहे हो। और सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी होती है कि आप साथ ही साथ अपना भी थोड़ा तो लेके चलो कि ताकि आप कहीं पे पीछे ना रहो। तो मैं पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ भी लेके आऊँगी। साइंस के बाद पॉलिटी की एनसीईआरटी आएगी। मैं सोच रही थी कि हिस्ट्री के लाऊं, पर अभी हम पॉलिटी कोर्स में स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटी की एनसीईआरटी पहले ले आएंगे। जो पॉलिटी की एनसीईआरटी आप चाहो तो वहाँ से कवर कर सकते हो और पॉलिटी का प्री और मेंस दोनों का कवर करवाया जाएगा। उसके बाद फर्दर ऐसे ही आपके सब्जेक्ट स्टार्ट होते रहेंगे। ठीक है। शायद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तु हैं, इसमें आपको बेसिकली वो चीज़ें समझाना चाह रहा है कि आपके आसपास जितनी आपको चीज़ें दिखती हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है, रंग अलग अलग होता है और गुण भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारा सामान फैला हुआ है, ये ताला है ना, और इसमें गिलास रखा है। इनकी आकृति अलग है, उसको चौकोर आकृति है, उसको गोल आकृति है। वो अलग ही स्थान घेर रही हैं अलग अलग तरीके का। उनका रंग भी अलग अलग है, उनका गुण भी अलग अलग है। ताला को हम उसमें ताला लगाने के लिए यूज़ करते हैं और गिलास को हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ के गुण भी अलग अलग हैं। अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबर की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब गोल चीज़ आप कुछ भी अपने आसपास देखिए उसको पहचानिए, नॉर्मल चीज़ें। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बना लेते हैं। बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, पाइप, इसी प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं को एक स्थान से मिलकर
मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में से हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों और जिस पदार्थ के वे हैं अब बांटा। मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के रंग अलग है, रूप अलग है, गुण अलग है, आकार अलग है, तो उसके लिए हम क्या है उनको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। जैसे गोल गोल चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लो, और प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज़ों को अलग अलग इकट्ठा कर लो। इस तरह से उन्होंने आपको समझाना चाहा, क्योंकि वो एक 6 क्लास के बच्चे को समझा रहे हैं। आप इतने छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको ये समझिए कि वो एक 6 क्लास के बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, इसलिए वो इतने माइनर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। हाँ, आसपास की अपनी जो भी चीज़ देखते हो, वो होता है ना कि वो कांच की भी बनी हुई है, वो प्लास्टिक भी लगा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं। जैसे कि आपने शीशा देखा होगा, जो 10-10 रुपए के शीशे, 10-20 रुपए के शीशे मिलते हैं, उसके आसपास प्लास्टिक का चारों किनारा होता है और बीच में कांच होता है, तो वो दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ पदार्थ हुआ। ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें दो से अधिक भी पदार्थ मिले हुए हो सकते हैं, है ना। वही कहना चाह रहे हैं ये। अब ये क्रियाकलाप है, इसको आप छोड़ सकते हो, या फिर भी करवा लो ताकि आपको ऐसा ना लगे मेरा कुछ छूट गया है। आइए हम अपने चारों ओर की जितनी वस्तुएं संभव हो सकें उन वस्तुओं को एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक घर में से प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में से, विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे आसपास क्या होगा? चौक, पेंसिल, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ सामानों को इकट्ठा कीजिए जो डेली यूज़ में होती हैं आपकी। आप क्लास से ले लीजिए, चाहे घर से ले आइए, चाहे विद्यालय से ले लीजिए। उसमें अगर आप स्कूल से इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर और हथौड़ा, कील, पहिए का आरा। आप ये सब चीज़ें स्कूल में लेके आ सकते हो। नमक, माचिस की डिब्बी, टिफ़िन बॉक्स हो गया अपना आपका, बैग हो गया आपका अपना, नमक, आलू। अ, ये तो वो चीज़ हो गई जो आप ला सकते हो। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप ला भी नहीं सकते हो, उन्हें भी तो वस्तुएं कहते हैं ना। दीवार हो गया, वृक्ष हो गया, दरवाजे हो गए, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सड़कें हो गई। ये भी तो चीज़ें ही है ना, कुछ पदार्थों से बनकर बनी हुई हैं। तो ये इनके बारे में कह रहे हैं। हाँ, ये इतनी देर से पदार्थ पदार्थ आ रहा है, तो आप पदार्थ जान लीजिए। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह चीज़, मतलब जो जिसका खुद का द्रव्यमान होता है और आयतन भी होता है। मतलब जिसमें कुछ भार भी है और वो वस्तु कुछ स्थान भी घेर रही है, उसे हम पदार्थ कह रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए गिलास है, इस गिलास की बात करते हैं। ये गिलास, इसका कुछ वजन होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम इसका कुछ वजन है। अगर हम इस किसी स्पेस पे, किसी जगह पे इसको रखेंगे, तो वहाँ ये कुछ जगह भी घेरेगी, है ना। आपने एक टेबल पे रखा है इसको, तो जितनी जगह पे इसको रखा वो जगह घिर गई ना, उस पर आप कुछ नहीं रख सकते हो। तो इसी को वस्तु कह रहे हैं, जिसमें खुद का भार भी है और वो कुछ स्थान भी घेर रही है। ये सिंपल भाषा में। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में या थोड़ी सुलझी हुई भाषा में इसको बात करें, तो उसको हम कहते हैं कि जिसका कोई द्रव्यमान हो और आयतन हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। क्योंकि हम पदार्थों की बात कर रहे हैं और पदार्थ ही ना जाने तो वो गलत है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पदार्थ किसे कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। मतलब जितनी भी आप चीज़ें इकट्ठी करिए उनको दो भागों में बांटिए। पहला जो कागज से बनी है, दूसरा जो लकड़ी से बनी है। एक समूह की सभी वस्तुएं कागज और लकड़ी से बनी है, दूसरे समूह में इन पदार्थों से नहीं बनी है। एक से मतलब कहने वाले भी एक, सॉरी मैंने गलत से बता दिया। दो दो भागों में बांटी है, जो एक कागज और लकड़ी से बनी है, दूसरा जो दोनों में से किसी से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध एकत्र की गई समझ 4.1 कुछ भी नहीं है, आप सीधा ही समझिए कि जो वस्तुएं पदार्थ जिनसे बनी है, जैसे प्लेट है। जैसे हम खाना किस में खा रहे हैं, जिस खाने वाली चीज़ें प्लेट में खाना खाते हैं ना, प्लेट किससे बनी है? इस्पात से बनी है, मतलब स्टील से बनी हुई है, कांच से बनी है, प्लास्टिक से भी बनी हुई होती है कई बार, है ना। पेन पेन किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से, धातु से। उसकी निब धातु से बनी है ना। पेन का जो आप फोटो वोटो का पकड़ते हो वो प्लास्टिक का है। हमने क्या पता लगाया आपको? ठीक है। इसके बाद क्या है, सामान ये और दिया हुआ है कि लकड़ी से, पहले तो ये था कि ये वस्तु किन किन पदार्थों से बनी है। दूसरा, ये जो पदार्थ है उनसे क्या क्या वस्तुएं बनती है। जैसे लकड़ी से क्या क्या बनता है? कुर्सी बन गई, मेज बन गया, हल बन गया, बैलगाड़ी बन गया। आप और कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो कि क्या क्या बनती है जो आपकी निगाह में आ रही हो। ठीक है। कागज से आप क्या क्या बना सकते हो, सेम। आगे चलते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। ठीक है, बन जाती है भैया। फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में ये कहना चाह रहे हैं। कोई पदार्थ एक से अधिक पदार्थ से भी बनता है, कोई एक पदार्थ से भी बनता है, लेकिन ये कैसे निश्चित किया जाता है कि ये चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो इसी पदार्थ से बनेगी? तो वो बताती है पदार्थ के गुण, कि किस पदार्थ का क्या गुण है। वो बताता है कि ये चीज़
वो चीज़ किससे बनेगी, जैसे कि आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। चलो पढ़ते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े में क्यों नहीं रखा जाता? ऑब्वियसली आपने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कपड़े में पानी डालोगे तो वो बाहर आ जाएगा, इसीलिए उसको ग्लास में रखा जाता है। पदार्थ का आपको गुण पता लगा ना, कि हम किस पदार्थ से क्या बनेगा, तो ये क्यों सोचा, क्योंकि आपको पता है कपड़े से पानी गिर जाएगा तो गिलास में ही रखना पड़ेगा या किसी ठोस चीज़ में रखना पड़ेगा जिससे वो बाहर ना आए। उसे याद कीजिए और ये ध्यान रखिए में रखिए कि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब हम यदि किसी कपड़े का गिलास बनाए तो हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद हो जाएगा। हास्यास्पद में हास्य नहीं योग्य। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसा पदार्थ जो जो जल को रोक सकता है, इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र भी कागज का उपयोग करने वाले कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं है, क्योंकि खाना भी हम किसी कागज में पकाएंगे तो वो जल ही नहीं जाएगा कागज। तभी में देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। आपको समझ में आया? हम कोई पदार्थ जो बना रहे हैं वो एक धातु या दो धातुओं से मिलकर बना हो सकता है, पर हम कैसे निश्चित करते हैं कि जो हम चीज़ वस्तु बना रहे हैं वो किस पदार्थ से बनी होगी? वो हमें ऐसे पता लगता है क्योंकि जिस पदार्थ को हमको यूज़ करना है उसका प्रयोजन या फिर उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग को महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम उसके पदार्थों के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है? दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानता है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। आपने कई बार देखा होगा कि स्टील और एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं आपको घर पर पहचानने में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तांबा तो आप इसलिए पहचान लेते हो क्योंकि वो कलर ही अलग है तांबे का, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों में पहचानने में बहुत कन्फ्यूजन सा होता है कि स्टील क्या है, एल्यूमिनियम कैसा है। बचपन में होता है, बड़े होकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन लकड़ी को हर कोई पहचानता है। ये लोहा और लकड़ी को ऐसा हो सकता है कोई ना पहचाने, ऐसा ना। तो लकड़ी नहीं पाई जाती समानता है, लेकिन लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये धातु है, तो इनमें कुछ ना कुछ तो समानता पाई जाती है ना। तो जब कोई एक जैसे दिख रहे हैं उन्हीं समानताओं के बारे में बात करेंगे। गत्ता, लकड़ी, तांबे की तार, एल्यूमिनियम की शीट, चौक के टुकड़े एकत्र कीजिए और इनमें से कुछ चमकीली दिखाई पड़ती है। जैसे कि अगर आप इन्हें काटेंगे तो आपको इनमें से हल्की सी चमक दिखाई देगी। कभी आप किसी लोहार के पास चक जाना, जब वो लोहा काटता है तो ताजा कटे लोहे में एक चमक होती है ना, जो पृष्ठ पे एक चमक दिखाई देगी आपको। ये ही गुण है जो बताता है कि ये धातु है, ठीक है। इसको द्युति कहते हैं, द्युति या चमक। जब कोई चीज़ या कोई पदार्थ ताज़ा ताज़ा कटा हो उसमें एक द्युति रहती है। कुछ समय बाद तो जैसे कि आपने देखोगे कि लोहा बहुत टाइम हो गया कटा हुआ या लकड़ी को बहुत टाइम हो गया कटा हुआ, तो उसकी वो द्युति है, तो वो द्युति जाने लगती है क्योंकि वो हवा संपर्क में आ जाती है, वायु के संपर्क में, जिसकी वजह से वो हटने लगती है थोड़ी सी, ठीक है। द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए, क्योंकि द्युति आप समझ ही गए हो, जिसमें जो काटने पे आपको चमक दिखाई दे मतलब वो धातु है, ठीक है। उसको द्युति चमक या द्युति दोनों दिखाई दे, दोनों चीज़ एक ही है, तो वो धातु है। और द्युतिहीन पदार्थ वो धातु नहीं है, ठीक है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को, हाँ अगर आप काट नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, रेगमाल होता है, रेगमाल से आप उसको रगड़ के देख सकते हो। अगर उसमें द्युति उत्पन्न हो रही है तो वो धातु है, नहीं हो रही है तो वो धातुवान नहीं है। पदार्थ जिनमें द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। निष्प्रभ यानी मतलब कि फीकी पड़ गई हैं, ये द्युतिहीन लगती हैं। लेकिन ऐसा कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अपनी चमक खो रही हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये धातु ही नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि वो वायु और नमी के संपर्क के कारण अभिक्रिया के कारण होता है, इसीलिए हमें केवल ताजे पृष्ठों की द्युति पहचाननी होती है। लोहार या वर्कशॉप में आप जा सकते हैं चीज़ देखने के लिए। पहला आपको क्या गुण दिखाई दिया पदार्थ का। आप पदार्थों को कैसे पता लगाएंगे कि पदार्थों के गुणों और उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन के आधार पर निर्भर करता है पदार्थ के गुण, है ना। पहला पॉइंट अगर आपको इस पूरे चैप्टर में जो आपको नोट करना है वो पहला पॉइंट है कि पदार्थ के गुण उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करती हैं कि पदार्थ के गुण क्या होंगे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमें फिर जब गुण निर्भर करें तो पदार्थ के गुण तो जानना है ना कि गुण क्या है। पहला गुण हमें क्या दिखाई दिया, द्युतिवान। अगर किसी धातु को काटने पर, ताज़ा ताज़ा काटने पर अगर आपको उसमें द्युति या चमक दिखाई दे रही है तो वो धातु है। जिस चीज़ में आपको द्युति दिखाई दी, मतलब जिस पदार्थ में आपको द्युति दिखाई दी
उसे हम धातु कह रहे हैं। इसमें आपको नहीं दिखाई दी उसे हम धातुहीन या फिर द्युतिहीन या धातु नहीं कहते हैं। ठीक है, और आपको ताज़ी कटे हुए पृष्ठ पर ही देखना है, क्योंकि कुछ समय बाद जो पृष्ठ हैं वो वायु और नमी के संपर्क में आने के कारण अपनी चमक खो देते हैं। ठीक है, 3 चीज़ आपको समझ में आई। पहला, पदार्थ के गुण उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करते हैं। दूसरा, द्युतिहीन और द्युतिमान का अंतर समझ में आया आपको, धातु किसे कह रहे हैं वो समझ में आया। तीसरा, द्युतिहीन कैसे हो जाती हैं कई बार धातुएं, क्योंकि वायु और नमी के संपर्क में आने पर वो अभिक्रिया के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ठीक है, चौथा है कठोरता। कठोरता चौथा नहीं है, पदार्थ के गुण तो दूसरा है कठोरता, पर आपको की पॉइंट जो आप इस चैप्टर में से नोट कर सकते हो वो चौथा पॉइंट है। ठीक है, कठोरता जानते हैं। कभी आप किसी वस्तु को दबा के देखिए, अपने हाथ से किसी पदार्थ को दबा के देखिए, अगर वो दब रहा है, दबने को हम नॉर्मल अगर अच्छे सोफिस्टिकेटेड वर्डों में गए तो संपीड़ित करना कहते हैं। ठीक है, संपीड़ित करना, दबा के देखिए, संपीड़ित करके देखिए, अगर वो कठिन हो रहा है, आपसे नहीं दब रहा है तो वो कठोर है। ठीक है, अगर वो बहुत आसानी से आपसे दब जा रहा है तो वो कोमल है। तो अभी तक तो आप समझ ही रहे होंगे। और कुछ आपको देखने पे कुछ को कठोर सा मतलब ऐसा लग रहा हो कि खुरखुरा सा है, तो उसे रुक्ष कहते हैं। ठीक है, और कुछ चिकने होते हैं। तो दिखावट के आधार पर पदार्थों के गुण कठोर हो गया, कोमल हो गया, दूसरा रुक्ष हो गया, रुक्ष यानी खुरदरा हो गया, चिकना हो गया। ठीक है, समझे ना आप ये। और कठोर में आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि आप तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी सब कठोर हैं। तीसरा गुण क्या है, विलेय और अविलेय। ठीक है, आप एक बीकर ले लीजिए या फिर एक ग्लास ले लीजिए घर पे। नॉर्मल एक में आप डालिए रेत और एक में आप घोलिए नमक। ठीक है, और उसको थोड़ी देर तक मिलाइए, नमक पानी में घुल जाएगा, लेकिन रेत ऊपर तैरने लगेगी, मतलब रेत नीचे बैठ जाएगी आपकी साइड में। तो आप जो घुल गया है, जो बिल्कुल गायब हो गया है, उसे आप कहेंगे विलेय। ये विलेय मतलब विलीन हो गया है इसमें। दूसरा जो आपको पानी से अलग दर्शित दिखाई दे रहा है, उसे आप कहेंगे अविलेय, यानी पानी में ये विलय नहीं हुआ, मतलब घुला नहीं है, विलीन नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अविलेय। अब यहाँ एक लिस्ट बनी हुई है कि आप नमक पदार्थ बने हुए, कौन कौन सा पदार्थ पानी में लुप्त हो जाता है यानी विलय हो जाता है, कौन कौन सा अविलय पदार्थ है। नमक को आप घोलोगे लुप्त हो जाएगा, चीनी भी लुप्त हो जाएगी, बालू यानी मिट्टी नहीं होगी, दिख जाएगी ना नीचे, चौक का पाउडर भी दिख जाएगा आपको, लकड़ी का बुरादा भी दिख जाएगा, ये पानी में विलय नहीं होते हैं। ये कॉमन सेंस है। आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे अथवा घुल जाएंगे, हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, काफी समय तक जल में विलोनित करने पर भी, विलोनित माने घुलाने पर, जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूंकि बहुत सारे पदार्थों को विलीन कर सकता है, जो कि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने चैप्टर सेकंड में पढ़ा होगा कि जल भी हमारे पोषण का एक बहुत आवश्यक तत्व है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर पोषण के लिए हमें आवश्यक है, क्योंकि हमारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने में सहायता देता है ना। इसलिए हमारे जलीय शरीर के प्रकार्यों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जल। ठीक है, अभी क्रियाकलाप करते हैं। नींबू, सिरके का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल तथा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के ग्लास लीजिए, ठीक है, आप घर पे भी कर सकते हैं, और कोई द्रव मिलाइए, भली भांति विलोनित कीजिए, मतलब घुमाइए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, परीक्षण कीजिए, ये द्रव के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ आप दोहराइए, मतलब जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि ये पानी में मिल जाएंगी, उन्हें सबके साथ दोहराइए, प्रयोग कीजिए। अन्य परीक्षणों को 4.4 में लिखिए, जो उसमें लिखा हुआ था, जो पीछे सारणी गई है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, पानी में अगर आप तेल डालोगे, घुमाओगे उसे, थोड़ी देर तो तेल अलग अलग बूंदी बूंदी में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप उसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ोगे तो वो एक अपनी अलग ऊपर परत बना लेगा, जो कि पानी से अलग होगी वो परत। आप उसको देख सकते हो कि वो अलग परत है, उसके ऊपर घूम रही है ना। और नमक तो आपका घूम ही जाएगा, नींबू का रस भी घूम जाएगा, सिरका भी उसमें घुल जाएगा। आप इसमें लिख सकते हो कि क्या क्या हुआ आपके एक्सपेरिमेंट करने के बाद। कुछ गैसें में विलय, कुछ गैस जल में विलय हैं, जबकि कुछ नहीं है विलय। अब जल में ऐसा नहीं कि ये द्रव ही विलय होते हैं, जल में गैस भी विलय होती हैं। ठीक है, कुछ विलय हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन, H2O, आपने पढ़ा है ना जल का क्या होता है, H2O होता है ना।
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिला हुआ है ना उसमें। इसी तरह जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के लिए जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक ही यही है कि ऑक्सीजन उसमें घुली हुई है। वस्तुएं जल, अब एक अलग फिर चीज़ आई इसमें कि हम जल में कुछ चीज़ तैरती है और कुछ डूब जाती हैं। ठीक है, क्रियाकलाप आपने देखा होगा कि जल में अविलय ठोस पदार्थ से पृथक हो जाते हैं। चलो हम इसमें क्रियाकलाप करके देखते हैं। कुछ अगर इसमें चीज़ें डालोगे, जैसे लकड़ी डाला, पत्ता डाला, ये जल में घोल थोड़ी देर घुलाने पर, विलोड़ित करने पर ये ऊपर आके बैठ गए। लेकिन चाबी, सिक्के, ये सब चीज़ें जल में नीचे बैठ जाएंगी। रेत नीचे बैठ जाता है, मतलब भारी चीज़ नीचे बैठ जाएगी और जो बहुत हल्की है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। दोनों चीज़ हमने देखी हैं आज तक लाइफ में। किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां हमने देखी होंगी जल के ऊपर तैरती रहती हैं। कंकड़ आप डालोगे तो वो अंदर ही डूब जाएगा। आप कंकड़ कभी डाला होगा तो कभी कंकड़ ऊपर तैरता हुआ थोड़ा नजर आया होगा। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में भर जल में डालते हैं, इन सबका क्या होता है? शहद की बूंदों का क्या होता है, करके देखना घर पे। बूझो ये जानना चाहता है कि जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों में पांच पांच उदाहरण दे। अब बूझो को उदाहरण देखो, ठीक है। पारदर्शिता। अब हम पदार्थ का एक दूसरा गुण पढ़ने जा रहे हैं। पहला गुण हमने क्या पढ़ा कि दिखावट के आधार पर उसको द्वितीयमान द्वितीयहीन। दूसरा हमने पढ़ा कठोरता, कोमलता, जो भी उसमें जो हमने पढ़ा खुरदरापन, रुक्ष जैसे कह रहे हैं, ठीक है, और चिकना। फिर हमने पढ़ा जल में विलेय और अविलेय पदार्थ। चौथा हम पढ़ रहे हैं गुण पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता आपने समझ रहे होंगे, मतलब आर पार देखना। ठीक है, आपने लुका छुपी का खेल खेला है, उन स्थानों के बारे में आप सोचिए जहाँ खेलते समय आप छुपना चाहोगे और दिखाई ना दो। कभी आप लुका छुपी के खेल खेलिए, आप शीशे के पीछे छुप जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला मुझे देख लेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पारदर्शी है, उसे आर पार नजर आता है। ठीक है, इसके लिए हम उपयोग क्या करते हैं? कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शिता के उदाहरण हो सकते हैं। दुकानदार बहुत मनमोहक चीज़ों को जो उसे दिखानी होती है वो कांच के डब्बों में रखता है ताकि बच्चे देख के आकर्षित हो जाएं। अगर वो उसे प्लास्टिक के मतलब किसी गत्ते के डब्बे में बंद करके रख देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर क्या है। जब वो बंद कर देगा तो उसे कहेंगे अपारदर्शिता। ठीक है, आप नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के बॉक्स या धातु के भीतर पात्र में क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, धातु अपारदर्शिता के उदाहरण है। ठीक है, क्रियाकलाप चय देखते हैं। कागज की एक शीट लीजिए, इसे होकर किसी प्रदीप बल्ब को देखिए। पारदर्शिता का एक और उदाहरण देखिए, पारभासी। इसका मतलब ये है, आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया होगा, बचपन में बहुत किया होगा। अगर आप कागज़ लोगे और कागज़ में जो हमने एक्सपेरिमेंट वसा का जानने के लिए किया था ना चैप्टर 2 में, कि वसा को हम कैसे पहचानते हैं, वही है ये कि आप एक कागज़ पर कुछ तेल वाली चीज़ें डालिए। नहीं, पहले आप कागज़ को ऐसे देखिए, आपको सूरज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कागज़ पे तेल डालोगे और थोड़ी देर उसको सूखने दोगे, तब आप उसको अगर आसमान में देखोगे तो आपको कुछ 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 चीज़ें दिखाई देंगी। इसको कहते हैं पारभासी। मतलब पारदर्शिता क्या है? आपको पूरा सब कुछ साफ साफ इधर से उधर दिखाई दे रहा है। अपारदर्शी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इधर से उधर। और पारभासी, ट्रांसलूसेंट, इसका मतलब ये है कि आप कुछ कुछ देख पा रहे हो और कुछ कुछ नहीं देख पा रहे हो, मतलब हल्का हल्का दिख रहा हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप कागज में तेल लगाओगे और अगर आप उसको देखोगे तो आपको वो दिख भी रहा है और नहीं सा भी दिख रहा है, मतलब पहचान लोगे कि हाँ हल्का हल्का क्या है, लेकिन वो रोशनी में ही दिखेगा। उसको कहते हैं पारभासी, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं? आप देख पाते हैं कि बल्ब हमें यहाँ ये प्रेक्षण है। और एक और एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में किया होगा, कभी टॉर्च, घर में लाइट चली जाती है तो हम टॉर्च जलाते हैं और कभी कभी हम टॉर्च के ऊपर हथेली रखते हैं और हमें दिखता है कि अरे ब्लड दिख रहा है। वो ब्लड नहीं होता, वो जो बेसिकली लाइट है नीचे जिसके ऊपर आपने हाथ रखा है, वो हल्की हल्की आपको आपके हाथ के ऊपर दिखने लगती है। इसको कहते हैं हम पारभासी। अब आप अंतर समझे? अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, ये दो तीनों चीज़ों में अंतर अब आप शायद समझ चुके होंगे। पहले किसी अंधेरे वाले टॉर्च ही हो गया, ये समझ गए। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर और डूब भी सकते हैं, ये आप समझ गए हैं। मतलब शुरुआत से स्टार्ट करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। पदार्थों की दिखावट अलग अलग है, मतलब कैसे दिखते हैं। ठीक है, दूसरा जल और द्रव्य में मिश्रित, मतलब विलय और अविलय। जल में डूबते हैं, नहीं डूबते, ऊपर तैरते हैं, वो भी आप देख लिया। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये भी आप समझ चुके हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों की समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। मतलब अगर पदार्थों को अगर आप समूह में बांटने लगे तो जिन जिनके गुण समान हैं उनको आप एक समूह में इकट्ठा कर सकते हो, उनके गुणों की समानता और भिन्नताओं के आधार पर। ठीक है,
हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर आप बात करें कि हम पदार्थों में समूह समूह में क्यों बांटते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ताकि हमें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएं। अगर मैं इस पैराग्राफ को बहुत आसानी में बताऊं तो उसका मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके क्यों रखते हैं? आप रसोई में चीनी, चाय पत्ती, आटा, दाल, सब्जी आप किचन में ही क्यों रखते हैं? आप रूम में भी तो रख सकते हैं ना उसको। जब भी मम्मी मार्केट सामान लेके आती है, मम्मी क्या कहती है? राशन को जगह जगह पे लगा दो, जिसकी जहाँ जगह है, ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो वो आपको आसानी से याद रहे कि हाँ, मेरे कौन कौन सी जगह पे मैंने कौन सी चीज़ रखी थी। इसीलिए अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक ही कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दाल भंडारण को अन्य स्थान पर रखता है। पंसारी की दुकान आपने देखी होगी, उसमें इतना सारा सामान रहता है, लेकिन कभी उसको ये कन्फ्यूज़न नहीं होता कि उसका सामान कहाँ गया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पंसारी की दुकान में, लेकिन सभी ऑर्गेनाइज होती हैं। इस प्रकार के समूहों के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और उनके गुणों के किन्हीं पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक हो जाता है। आप उसका अध्ययन भी तो आसानी से कर लेते हो ना, जब वो एक जगह पे रखी रहेगी तो। इस विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो नेक्स्ट और क्लासेस जब हम करेंगे तो हम इसके बारे में दोबारा रिकॉल करेंगे, ठीक है। एक बार मैं सारांश पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इन शब्द पे आती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है ना, तो समझ में नहीं आएगा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। आप समझ गए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो न किसी पदार्थ से बनी हुई है। पदार्थ भी आप समझ गए हो, जो जिनका द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो कुछ जगह घेर रही हो, जिनका कुछ भार हो, ठीक है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है और वह उसे एक से एक प्रकार के पदार्थ से भी बनाया जा सकता है। मतलब कि किसी वस्तु को हम एक चीज़ से, एक पदार्थ से भी बना सकते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थों से भी बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमने जान लिया कौन कौन से गुण होते हैं जिनको हमने भिन्नता बता रहे हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, मतलब कुछ द्युतिवान होते हैं, कुछ द्युतिवान नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ कोमल या चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं। कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ लकड़ी धातु जैसे अपारदर्शी होते हैं, और कुछ कागज जिन पर तेल लगा के आसमान पर देखो तो पारभासी हो जाते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांट सकते हैं कि क्या क्या इनकी समानता है, क्या क्या इनकी भिन्नता है। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए हम समूहित करते हैं, यानी समूह में बांटते हैं, ठीक है। अब एक बार शब्द पढ़ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। कठोर, समझ गए, जिनको संपीड़ित किया दबाना चाहो ना दबे, कठोर। अविले, जो जल में ना घुले, उन्हें अविले कहते हैं। धुति में यानी चमकीला या धुतिवान, जिनके पृष्ठों को काटने पर एक आपको चमक या धुति दिखाई दे, उन्हें हम धुति में कहते हैं। इन्हें हम धातु भी कहते हैं। पदार्थ, जिनका कोई आयतन हो, जिनका कोई द्रव्यमान हो, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। धातु, जिनमें धुति हो, उन्हें हम धातु कह रहे हैं। अपारदर्शी, जिनसे कुछ भी आर पार दिखाई ना दे। रुक्ष या खुरदरा, जिनकी सतह बहुत खुरखुरी सी हो। विले, जो जल में घुल जाए। पारभासी, जिससे हमें हल्का हल्का आर पार दिखाई, हल्का हल्का दिखाई दे, पूरा नहीं, हल्का हल्का। पारदर्शी, जिसे हमें पूरा ही इधर से उधर दिखाई दे। अब समझे, चैप्टर के सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी से जल्दी इन क्लासेस को ख़त्म करूँ। और आप ज़रूर देखिएगा, कल से, कल डेट है 2 फेब, वहाँ से कल से स्टार्ट हो रही है हमारी पॉलिटी की क्लासेस। हमारा टारगेट है कि इस मंथ में प्री और मेंस दोनों मिला के हम पॉलिटी कंप्लीट कर दें। मैं टारगेट तो 2025 के यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस तो 2024 का ही रहेगा, लेकिन यूपीपीसीएस 2025 का रहेगा। मैं ट्राई करूँगी कि एमपीपीसीएस की प्री की क्लासेस थोड़ा जल्दी जल्दी आए, और यूपीपीसीएस की भी रहे, लेकिन यूपीपीसीएस में मेंस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम क्लासेस को लेके चलेंगे। बाकी शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जब ये क्लासेस कल स्टार्ट होंगी, कि कैसे कैसे हम क्लासेस को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन करंट में जो, जैसे कि जो बीजे के है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सब में सेम आती है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो एमपी हो। तो अगर आप करोगे तो आपको दोनों का सेम रहेगा। टारगेट 2025 यूपीपीसीएस रहेगा, 2024 एमपीपीएससी रहेगा। अगर आप चाहो तो मैं यूपीपीसीएस 2024 का भी जल्दी से जल्दी टारगेट स्टार्ट कर सकती हूँ, और एमपी की जीके की फुल क्लासेस आएंगी यहाँ पे। आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना है। पूरी एमपी जीके डिटेल वाइज बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाई जाएगी,
और अगर कुछ भी आपको कमी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उसको ठीक करूँ। मैं हमेशा रेडी हूँ कि आप जो भी कमी बताओगे मैं उसको ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और कल मिलते हैं फिर वीडियो के साथ।